Hello student, welcome to the 33rd and the finally last lecture of isomerism. My name is राम परमार. आज के लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है उसको वाइंड अप करेंगे. तो ये आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर है, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ऑफ जीओसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सिखाया था, राइट. एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला जो था वो था प्लेन ऑफ सिमेट्री. ना प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस बोलते हैं शॉर्ट में. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. मैंने बोला था आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. सेंटर ऑफ सिमेट्री तो फिर भी इंपॉर्टेंट है. लास्ट के दो तो आपको कभी भी चेक ही नहीं करने. आई रिपीट, चेक ही नहीं करना है. तो सर पढ़ा क्यों रहे हो? वो बेटा कैसे है कि हम लोग को पॉइंट वाइज आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में, इसके लिए बता रहा हूँ. बट ऐसा जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एट ऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों. सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम से पता चलता है सेंटर ऑफ सिमेट्री. फिजिक्स में जब आप जाओगे तो वहां पे एक टॉपिक ही है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना. सेंटर ऑफ मास करके एक टॉपिक है, भर भर के उसमें लेक्चर्स होते हैं. यहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना. सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम से पता चलता है एक ऐसा इमेजिनरी सेंटर. इट इज एन इमेजिनरी सेंटर from which if a line is drawn from which by extending I'll write the proper definition. By extending lines in either direction पूरा डेफिनेशन में समझाऊंगा. लेट मी राइट फर्स्ट. आइदर डायरेक्शन we get same groups or atoms at equal distance. बराबर है. अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है. सर नहीं समझा. एग्जाम्पल देखेंगे तो अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. समझो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वाला, ठीक है. ये साइक्लोब्यूटेन है. यहाँ पे समझो मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया H, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिख दिया H और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3. बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने समझाने के लिए लिखा. सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, बराबर. सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा इमेजिनरी सेंटर, ऐसा समझो ये पॉइंट मिल गया, ये सेंटर समझो, वहां से अगर हम लोग लाइंस ड्रॉ करें किसी भी एक ग्रुप की तरफ, समझो लाइन ड्रॉ करते हैं. इमेजिन करो मैंने बेटा इस CH3 की तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से इस CH3 की तरफ क्या ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया. तो अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूं पीछे तो मुझे सेम ग्रुप मिलना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है. ये देखो यहाँ पे CH3 था, एक्सटेंड किया पीछे भी CH3 है. ओके समझा सर, थोड़ा थोड़ा समझा, आगे पढ़ाता हूँ ना, टेंशन मत लो. फिर अगर मैं ऐसे जाता हूँ समझो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो पीछे एक्सटेंड करने से भी H ही आना चाहिए. तो ये तो बहुत इजी है. मैंने बोला था ना, खाली प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब इजी है. ओके. दूसरा, अगर मैं इस वाले H की तरफ जाता हूँ, ठीक है ना, तो पीछे एक्सटेंड करने से भी क्या H आ रहा है, हाँ बराबर है सर. फिर अगर मैं इस H की तरफ जाता हूँ तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद भी क्या आ रहा है बच्चों, H ही आ रहा है. तो हम क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. कौन सा एग्जांपल हो गया, फर्स्ट एग्जांपल. विल टेक वन मोर एग्जांपल. देखो सेकंड एग्जांपल, ये वाला तो हो गया, तो सेकंड वाला एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं. ये देखो, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा बच्चों, इन सब जगह पे H और H होगा, बराबर है. यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, सब जगह पे H होगा.
अभी मैं कोई भी दो ही ड्रॉ कर रहा हूँ, सब ड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री समझो मैंने मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आना है तो पीछे भी हाइड्रोजन ही आना चाहिए, आ तो रहे। यहाँ से मैंने लाइन एक्सटेंड किया, इधर हाइड्रोजन है तो इसको पीछे खींचेंगे तभी भी हाइड्रोजन ही आना चाहिए। ऐसे आप सब जगह पे कर सकते हो ऐसा, यहाँ का इसके साथ मैच होगा, यहाँ का इसके साथ मैच होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अगर कोई भी एक जगह पे प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सर ऐसा कोई कंपाउंड दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं लेक्चर में, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो बट सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसा ऐसा कोई कंपाउंड देखो। तो ये दो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे NH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे बच्चों NH है, करेक्ट। यहाँ पे इस तरीके से CH3 और यहाँ पे H है, और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर H है और नीचे क्या है बच्चों, CH3 है। इस मॉलिक्यूल में मैं देखने जाऊँ तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताओ? क्योंकि बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे नहीं होगा बेटा, अगर मैं इसको कट करूं, सर ये 1 2 3 4 इनको कंसीडर मत करो, बट क्या इसके सामने NH है इधर? नहीं ना, ऐसे क्रॉस में सेम है, देखो इसके सामने थोड़ी, अगर कट करूंगा तो इसके सामने NH होना चाहिए था, C डबल बॉन्ड के सामने C डबल बॉन्ड होना चाहिए था। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। बट अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूं, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो बच्चों को क्या लगेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा नहीं, आपको फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इस CH3 की तरफ जाऊं, ठीक है, तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद भी CH3 आ रहा है। अगर मैं इस H की तरफ जाऊं तो पीछे एक्सटेंड करने के बाद भी H ही आ रहा है। अगर मैं इस NH की तरफ जाऊं तो पीछे एक्सटेंड करके भी NH ही आ रहा है। अगर मैं इसकी तरफ जाऊं तो C डबल बॉन्ड आ रहा है, पीछे एक्सटेंड करने के बाद भी C डबल बॉन्ड O ही आ रहा है। तो इसमें मुझे बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? है। ओके, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल है सर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? वो तो बहुत ही कॉमन है। ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखना सब लोग, यही एग्जांपल मैं वापस लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी H, इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात? आप बताओ, ये वाला पॉइंट बेटा समझो सेंटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से CH3 अगर मैं जाऊँ, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 है, देखो पीछे H है, तो मुझे था एक भी जगह पे प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट को अगर बात करें हम लोग, फिफ्थ वाले पॉइंट की बात करें तो ये वाला देखो, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बेटा क्या है, इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से पॉइंट लूँ और अगर ऐसे जाऊँ, देखो ऐसे, तो पीछे तो कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग रहेगा ना, 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होगा। तो याद रखना, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो दिस इज द होल एंड सोल थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। वन सेकेंड। Okay students, so the third symmetry element of symmetry is axis of symmetry, है ना, axis of symmetry. Now if I talk about axis of symmetry, जिसको शॉर्ट में अपन AOS बोलेंगे, ये कभी चेक नहीं करना है, ठीक है ना। सो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर GOC। कभी भी इस वजह से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव साबित हुआ ही नहीं है।
मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज सच देखने जाए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो ये फिर भी अगर हम लोग देख लें खाली पॉइंट की तरह तो भी एटलीस्ट अपने नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट एज सच ये हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, ये हो गया बेंजीन। अगर मैं इसको किसी एंगल से रोटेट करूं, समझो इफ इट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज, ठीक है ना। अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूं, ये देखो ऐसे है ना, इसको घुमा दो 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये कैसे दिखेगा सर, जैसा है वैसे ही दिखेगा ना। क्या सेम मॉलिक्यूल आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट है, ठीक है ना। if by rotation of 180 degrees the same molecule appears, the same molecule reappears or reappears, we say that axis of symmetry is present. Axis of symmetry is present. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब प्रेजेंट होगी? जब किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट किया जाए। जैसे इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है ना, वर्टिकली अंदर होगा, इस तरीके से उसको रोटेट किया 180 डिग्री से, और सेम मॉलिक्यूल आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी एक ही और बाकी ये, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, कभी चेक भी नहीं करना है, खाली याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन कभी अभी तक आया नहीं है इसके ऊपर। एक लास्ट है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर इन सबको यूज कैसे करता हूं वो बताता हूं। Okay, now the last one is alternate axis of symmetry. Now alternate axis of symmetry और भी easy है। Imagine करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, ठीक है ना। Alternate axis of symmetry is also not important for GOC, ठीक है। Again I am saying it is not important for GOC। समझो ये ट्रांसब्यूटोइन है, बराबर है। वैसे भी तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो गया, यहाँ तक पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करूं, 180 डिग्री से इसको रोटेट करूं, समझो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको ऐसे रोटेट किया इस तरीके से, बराबर है। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, नहीं समझा, ये देखो ये मिथाइल है येलो वाला, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको 180, ये वाला एक्सिस है देखो इस तरीके से, अगर मैं इसको 180 से रोटेट करूं तो ये ऐसे हो जाएगा मॉलिक्यूल। हाँ सर, तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन 180 से रोटेट किया, नीचे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H आ जाएगा, करेक्ट है। अभी हमको क्या करना है, जिस एक्सिस से आपने रोटेट किया था, ऐसे रोटेट किया था ना, इसी को परपेंडिकुलर एक मिरर रख दो, इसी को, ऐसे नहीं मिरर यहाँ पे रख दो। आप बोलना सर इधर जगह नहीं है इसलिए शायद से राम सर मिरर इधर रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिरर रख दो बेटा, परपेंडिकुलर टू दिस, इस तरीके से, परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर करते हुए यहाँ पे एक मिरर रख दो, ऐसे मिरर रख दिया। अभी मिरर रखने के बाद इसका मिरर इमेज बनाओ, इसका मिरर इमेज, तो यहाँ पे CH3 तो ऊपर CH3 आ जाएगा, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये H नीचे चला जाएगा, डबल बॉन्ड C, ये H ऊपर आ जाएगा और ये CH3 नीचे चला जाएगा। इसको अगर मैं मार्क करूं 1, इसको मैं मार्क करूं स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको मैं मार्क करूं स्ट्रक्चर नंबर 3, तो आप बताओ बच्चों क्या 1 and 3 सेम है या डिफरेंट है? चेक करो सर, डिक्टो सेम है। तो 1 and 3 आर आइडेंटिकल, सेम है बच्चों। और अगर 1 and 3 आइडेंटिकल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। सो देयरफॉर AOS इज प्रेजेंट, AOS इज प्रेजेंट, मतलब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट।
तो अभी हम लोग आ जाते हैं फाइनल पॉइंट के ऊपर, टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, बराबर है। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, ठीक है ना, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर उसके पास में एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना, एक है, एक असिमेट्रिक कार्बन है, या फिर नो असिमेट्रिक कार्बन है, नो एसिमेट्रिक कार्बन, या तो एक असिमेट्रिक कार्बन है या फिर एक भी असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। अगर एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो पक्का 101% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बराबर है। और अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर उसमें पीओएस प्रेजेंट है और पीओएस नहीं प्रेजेंट है तो सीओएस भी प्रेजेंट चलेगा, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो तो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बेटा यहाँ पे रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, ठीक है। तो चेक करोगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो उस कंपाउंड को आप डायरेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी ये तो असिमेट्रिक कार्बन या तो वन होगा, नो या फिर नो असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे या तो नो असिमेट्रिक कार्बन या फिर टू और मोर असिमेट्रिक कार्बन, या तो असिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं या फिर दो या दो से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम है, बराबर। तब ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं, जैसे कि देखो क्वेश्चन है, which of the following are optically active, which of the following are optically active, कौन से वाले इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे कि फर्स्ट वन ये वाला, बच्चों इसमें ये वाला कार्बन जो है वो असिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो एक ही असिमेट्रिक है, एक ही असिमेट्रिक है तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं बेटा, वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, नो वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंड की बात करें अगर, सेकेंड तो ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, एकदम ध्यान से देखना। इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी CH3 दिया हुआ है ना। अभी इस मॉलिक्यूल में कितने असिमेट्रिक कार्बन है, दो है, तो सबसे पहले चेक करो दो है, टू या मोर देन टू, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, सो क्या लिखूंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो फिर मैं चेक करूंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा अगर मैं बात करूं, ये वाला कंपाउंड है, तीसरा मेरे पास है, इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसमें भी दो असिमेट्रिक कार्बन है, तो ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्या इसमें बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर एक भी आ गया तो आगे चेक मत करोगे, डायरेक्टली क्या लिखोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और एग्जांपल है, फोर्थ वाला, ये देखो इस तरीके से, ये इवन नंबर ऑफ रिंग्स है कि ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे भी वापस CH3 और यहाँ पे H। तो सबसे पहले बताओ ये इवन है कि ऑड है,
E1 है, बाद में ग्रुप चेक करो दोनों अलग है, इधर भी दोनों अलग है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और ऐसे कंपाउंड में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक भी नहीं करना है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देने का। तो ये बताओ ऑप्टिकली क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इजी था। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो हम लोग पहचानना सीख गए। आप इसका फोटो लो, फिर मैं और थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास एक कंपाउंड है, आपको चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। वहाँ पे हम लोग ने 4 एग्जांपल्स लिए थे, अभी 5th एग्जांपल देखो। 5th एग्जांपल आप लोग सॉल्व करो, ट्राई करो। फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, and 9th। ठीक है, चलो अभी इसमें डिसाइड करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट वाले की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबको पता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मीजो कंपाउंड, MESO, मीजो कंपाउंड। कंपाउंड्स in which POS is present, POS is present। दूसरी बात, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन का मतलब ये वाला टुकड़ा ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स, है ना। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर हो गया, नीचे हो गया। पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, सो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, ये दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला कंपाउंड जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से प्रेजेंट है ना, इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बराबर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री किधर है? ये देखो ना, इधर जाओगे तो CH3, पीछे भी आओगे तो CH3, क्रॉस में किधर भी जाओ सेम ही आ रहा है ना, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाए थे, जिसका नाम सबसे पहले वाले का इनैंशियोमर्स था, ठीक है ना, याद है इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स क्या था? एक दूसरे का मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये लिखवाया मैंने पहले, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड enantiomers, आर कॉल्ड enantiomers। इनको क्या बोलते हैं बेटा? enantiomers। और मैंने आपको बोला था इसी वजह से वो बेबीज जो है एब्नॉर्मल पैदा भी हुए थे, ठीक है। enantiomers की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिक्टो सेम होती है। enantiomers हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? सेम होती है, तभी तो इनको पहचान नहीं पाते ना सर। तो फिर इनमें डिफरेंट क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही डिफरेंट होता है, डिफरेंट एक ही होती है बेटा चीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन टूवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट सर नहीं समझा। अगर जो रिएजेंट रिएक्ट करने वाला है वही ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो बाकी सब केमिकल प्रॉपर्टी सेम, खाली क्या डिफरेंट है? डिफरेंट एक ही चीज है कि अगर जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस की बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस एक ही है, डिफरेंट इन एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक जो है प्लस के साइड में घुमाएगा और एक जो है माइनस की साइड में घुमाएगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स, ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि अगर इनैंशियोमर्स को इक्वल अमाउंट में ले लिया जाए और मिक्स कर दिया जाए, फिर उसमें से लाइट पास किया जाए तो उसमें से लाइट पास होने के बाद उसमें कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक 30 डिग्री से रोटेट करे तो दूसरा कितने से रोटेट करेगा? -30 से। सो इक्विमोलर, इक्वी मतलब सेम, मोलर मतलब मोल्स, ठीक है ना। मोल्स कंसेप्ट बेटा आपने स्कूल सेक्शन में 9 में पढ़ा होगा ना। मोल्स मतलब 6.022 into 10⁻23। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers, equimolar mixture of enantiomers is optically inactive due to, ये वाला जो था ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन था, राइट? इंटरनल कॉम्पनसेशन, एंड दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, है ना। एंड दिस mixture is called which mixture? Yes, very good, racemic mixture। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर, डिनोटेड बाय डी और एल, और दूसरा क्या तरीका था? और प्लस माइनस। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? डी और एल और प्लस माइनस। इज इट क्लियर? इसका फोटो लो, फिर मैं आगे का पार्ट सिखाता हूँ। हो गया? चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, डाइस्टीरियो आइसोमर्स, जो मैंने पहले भी सिखाया था, खाली इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा देता हूँ। डाइस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स। डाइस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होगा? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, नॉन मिरर इमेज भी है एक दूसरे के, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टीरियो आइसोमर्स, आर कॉल्ड डायस्टीरियो आइसोमर्स। इनको हम लोग डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। डाइस्टीरियो आइसोमर्स ये हो गया, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है मेरे पास CH3, ठीक है। ये CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो ये बच्चों इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 दे दिया। ये पहले भी मैंने सिखाया था। अगर मैं इसका मिरर इमेज बना दूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH। ये 2 हो गया, ये इसका मिरर इमेज है।
बट ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है। यहाँ पे मैं क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, यहाँ पे C2H5 ले लूँ और यहाँ पे भी मैं समझो C2H5 ले लूँ। तो बच्चों 1 and 2 आर डैश, देयर मिरर इमेज भी है एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सो 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स। 1 and 2 को क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे OH डाल दूं, यहाँ पे H डाल दूं, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब ये देखो, ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बराबर है। और अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो बच्चों 1 and 2 are enantiomers, 3 and 4 are also enantiomers, 3 and 4 are also enantiomers, बराबर है। अगर मैं 1 and 3 की बात करूं तो सो 1 and 3 बराबर है, 2 and 3 भी चलेगा, 2 and 3, 2 and 4 भी चलेगा, 2 and 4 है ना। ये सब क्या है, नॉन मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। इनको अपन बोलेंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मैंने आपको बता दिए। अभी आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कि दूसरा जो नेमिंग है R and S हो गया, दूसरा नेमिंग जो है वो है बेटा D and L नेमिंग। D L एंड नेमिंग जो है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये हमारे लिए बहुत इजी है, क्यों, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग पोलरिमेट्री। पोलरिमेट्री को एक ट्यूब में मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है ना, उस ट्यूब में देख के ही हम लोग पता लगा सकते हैं। इसको हम लोग बोर्ड पे थियोरेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये बेटा सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक इधर ही खत्म हो जाता है, बहुत अच्छा हुआ। लास्ट एंड फाइनल जो आप 12th स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल करके एक चैप्टर है उधर यूज करोगे, कैपिटल D एंड कैपिटल L नेमिंग, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत इजी है, सबसे इजी मेरे को यही लगता है बच्चों, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। समझो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है ना। अभी जैसे ये ग्लूकोज बना लेता हूं मैं, ये देखो ये ग्लूकोज है। अभी इसमें आप ये D and L नेमिंग है क्या, ये दुनिया का सबसे इजी नेमिंग है, कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या करना है बताए बच्चों, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, सेकेंड लास्ट नीचे से, ठीक है ना, जो लोएस्ट पोजीशन पे असिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH देखना है आपको, OH। अभी ये OH जो है कौन से साइड में है, ऑन राइट हैंड साइड है, बराबर ना, राइट हैंड साइड में है। तो हम लोग इसको बेटा डी ग्लूकोज बोलेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, दैट्स इट। ये डी और ये स्मॉल डी दोनों अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चों के बेटा स्कूल टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला CH2 यहाँ पे OH, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे H डाल दूं और यहाँ पे OH डाल दूं, फिर ऊपर मिला कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें हमेशा याद रखना जो सेकेंड लास्ट कार्बन रहेगा, सेकेंड लास्ट कार्बन उसी को चेक करना है। अभी ये कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो इसको बेटा हम लोग बोलेंगे L ग्लूकोज, दैट्स इट। इसमें कोई गड़बड़ नहीं, एकदम इजी है। चलो अभी मैं आपको एक इसमें ही क्वेश्चन पूछ लूँ, सर इसमें और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई CIP VIP कुछ रूल अप्लाई नहीं करना है, सबसे इजी यही है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं फ्रक्टोज का, चलो बताना आप लोग ये कौन सा फ्रक्टोज मैंने बनाया, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ जाएगा, इन दोनों जगह पे HH आएगा। अभी ये बेटा फ्रक्टोज है, बट कौन सा फ्रक्टोज है बताओ सर, इस कार्बन पे चेक करेंगे OH ऑन द राइट हैंड साइड है, तो ये हो जाएगा डी फ्रक्टोज, हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, खत्म। और अगर मैं यही फ्रक्टोज इस तरीके से बनाता तो
जो लोएस्ट कायरल सेंटर है, लोएस्ट कायरल एकदम नीचे जो कायरल सेंटर है उस पे आपको OH चेक करना है, दैट्स इट। इसमें जो OH है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग बेटा बोलेंगे L ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, L ग्लूकोज बोलेंगे, दैट्स इट। इज इट क्लियर? सो बच्चों ये सब नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स की नेमिंग जो है वो 3 टाइप की होती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो नेमिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है बताओ, R एंड S, जो 99% यही पूछा जाता है। दूसरी होगी बेटा कौन सी, स्मॉल d एंड स्मॉल l, ठीक है, इसको प्लस और इसको माइनस भी बोलते हैं। और थर्ड वाला जो होता है इसका कैपिटल D एंड कैपिटल L, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल्स में यूज करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं ना बेटा, वहां पे आएगा, ये बायो में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बट ये जितना मेरे को सिखाना था मैंने आपको बता दिया। थोड़ी और भी चीजें हैं जो जेई एडवांस के अंदर, जो ऑफलाइन लेक्चर में अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे, बट वो सिर्फ अलग ही केसेस है बेटा, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ बाकी नहीं है। हाँ, एक है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे वहां पे 2:n, ठीक है ना, वही सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, सेम डिक्टो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही फॉर्मूलाज यहाँ पे भी है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी अगर आपको पता करना है तो वहां पे खाली 2:n, n क्या था वहां पे, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड था। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसे इसके केस में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना, इसके केस में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2:n, कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 4। तो देखो 1 2 3 4 हो गए ना 4। वैसे बेटा अगर मैं चाहूँ तो ग्लूकोज की बात करूं तो बेटा यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने, ये देखो 1 2 3 4। सो 2:4 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लूकोज हैज 16 आइसोमर्स। ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स है बच्चों, 16 आइसोमर्स है। अगर इसकी बात करो फ्रक्टोज की तो 1 2 3, 2:3 कितना आ जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला सेम है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ फाइनली 33 लेक्चर्स में हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, दैट इज आइसोमेरिज्म, खत्म हो गया है। एक दो बार प्लीज इसको वापस रिवाइज कर लेना, बट ये दोनों तो बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं। Next lecture में we'll be starting with the third chapter, electronic displacement effects. Till then, thank you students, take care.